नमस्कार, जय हिंद everyone. Welcome back once again on this online and offline platform of गुड मॉर्निंग सर जी। स्टडी सर्कल. गुड मॉर्निंग. तो आज दिन मंगलवार, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की. आज की कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 19 से आगे बढ़ेंगे. कल हमने भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों की शुरुआत की. उससे पहले हमने समता का अधिकार देखा. स्वतंत्रता के अधिकारों की इस श्रृंखला में अनुच्छेद 19, 20, 21, 21 का और 22, ये 5 प्रकार के अधिकार आप देखते हैं. तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो मूल रूप से संविधान में मौलिक अधिकार थे वो 7 प्रकार के थे. आज 6 प्रकार के हैं. ये सारे अधिकार का चार्ट आप देख रहे हैं. और फिर हम अब ये देखो कौन से अधिकारों में है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं. तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये अधिकारों का हम अध्ययन कर रहे थे. कल हमने पढ़ा था. तो आर्टिकल 19 आप लोगों को बताया गया था कि आर्टिकल 19 क्या बोलता है, कितने भागों में आर्टिकल 19 और कैसे कैसे हम उसको पढ़ेंगे, कैसे हम उसको पढ़ते हैं, ये बात आपको कल बताई गई थी. ये अनुच्छेद 19, तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है. क्यों? क्योंकि इसमें है स्वतंत्रता. और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हम लोगों को? 6 प्रकार की. मूल रूप से कितनी थी? 7 प्रकार की. तो हम जानते हैं अनुच्छेद 19 में कुल मिलाकर खंड कितने हैं? अनुच्छेद 19 में कुल मिलाकर खंड हैं 6. आर्टिकल 19 में कुल मिलाकर खंड है 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन जो हमारे पास स्वतंत्रता है वो कहां पर है? अनुच्छेद 19(1) में. इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ है नहीं अभी, फिर जी, ये स्वतंत्रता है. और हर स्वतंत्रता के पीछे आप देखते हो कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, यानी कुछ ऐसे आधार बताए गए हैं, कुछ ऐसे बेसिस बताए गए हैं जिस आधार पर आपको अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है. तो अनुच्छेद 19 में ध्यान रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंड हैं. बाकी 2 से लेकर 6 तक कोई अधिकार नहीं है. 2 से लेकर 6 तक क्या बताया गया है? रिस्ट्रिक्शंस, यानी रिस्ट्रिक्शंस के आधार, बेसिस. और आपके पास स्वतंत्रता कहां पर है? ये ABCDEF. अब इसमें क्या क्या स्वतंत्रता है हमारे पास? किरण, पहली क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. कल हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक. दूसरा, वाक अभिव्यक्ति के बाद क्या है? शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के, बिना आयुध के, यानी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली. असेंबली मतलब जब लोग एकत्रित होते, इकट्ठे होते हैं, लेकिन कैसा? विदाउट आर्म्स, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. नेक्स्ट, तीसरा क्या है? हाँ, एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार. चौथा क्या है? हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आबाद विचरण, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार. पांचवा क्या है? भारत के किसी भी भाग में निवास का अधिकार. छठा क्या है? अब छठा जो था वो तो हट गया. वो क्या था? संपत्ति को पोजेस करने का, डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार. लेकिन वो अब हट गया. वो आपका कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के रूप में है. तो अब छठा इसी को बोलेंगे. हालांकि ये 7वें नंबर पे आता है. क्या है? कोई भी वृत्ति, व्यापार, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस करने का अधिकार. ये सब अधिकार किसको दिए गए हैं? भारत के नागरिक को. ये व्यक्ति के अधिकार नहीं है, ये केवल नागरिक के अधिकार है. किसके अधिकार हैं? केवल नागरिक के. अब आप मुझे बताइए बेटे, आप बताइए इनमें से किस अधिकार के तहत भारत में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको अधिकार दिया गया है? हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसी के माध्यम से
यानी वाक और अभिव्यक्ति के माध्यम से ही कौन सा अधिकार दिया गया है? मीडिया को अधिकार। मीडिया कितने प्रकार का होता है भाई बताओ? मीडिया की भूमिका तो आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है मीडिया। और लोकतंत्र में मीडिया का बहुत महत्व होता है। 3 प्रकार का। कौन सा? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक एडवांस रूप है वो है सोशल मीडिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप बताइए, जहां पर हमारे पास ये अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति का, यहां पर वाक से क्या मतलब है? किरण आप बताएंगी वाक का मतलब क्या है? वाक बोल, यहां पे बताओ भाई, यहां पे बच्चे आ रहे हैं। वाक का क्या मतलब है? बोलना। क्या बोलने के अधिकार के साथ शांत रहने का अधिकार भी शामिल है? हाँ, बोलने का अधिकार भी है। और साथ ही साथ आपको बोलने के साथ अगर हमें किसी बात पर नहीं बोलना तो हमें मौन रहने का अधिकार भी है। तो इसी के अंतर्गत इनहेरिट मौन रहने का अधिकार, राइट टू कीप क्वाइट, राइट टू साइलेंट, वो भी इसके अंतर्गत आता है। स्पीच, अभिव्यक्ति। आप बताइए अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? वाक और अभिव्यक्ति से क्या मतलब समझते हैं आप? क्या महत्व है उसका? क्यों इसका होना इंपॉर्टेंट है इस अधिकार का? हाँ, है। हाँ, आप बता पाएंगे किरण, वाक और अभिव्यक्ति का महत्व क्या है लोकतंत्र में? हाँ, तो उसका होना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए मुझे, वाक और अभिव्यक्ति का महत्व क्या है? क्यों वाक और अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के लिए? सर हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं, किसी बात का विरोध करना चाहते हैं तो हमको स्वतंत्रता दी गई है। इसी के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति आती है, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें सर, और विरोध भी कर सकते हैं। कोई चीज से, सरकार की कोई भी कार्यशैली से हम नाराज है तो हम अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार रखते हैं। आपने कहा विचारों को प्रकट करना। जी, जो हम थॉट सोचेंगे सर, जाहिर सी बात, हमारे मन में जो ख्याल आएगा तो उसी को तो हम कहेंगे ना सर। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक क्यों है? सर अगर हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, अंग्रेजों के टाइम हम अपनी बात नहीं कह पाते थे, और अब हम गुलामी इतने साल से। जी सर, गलत चीजों को रोकने के लिए। किस चीज को रोकने के लिए? गलत चीज को रोकने के लिए। देखिए, सही सही बात कर रहे हैं आप लोग। विचारों को प्रकट करना, क्योंकि हम एक सामाजिक जीव हैं। हम लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। हम सरकार की, हमारे विचार सरकार के प्रति भी हो सकते हैं, या निजी व्यक्ति, निजी क्षेत्र के बारे में भी हो सकते हैं। अमूमन प्रश्न किस चीज का होता है? राज्य का। क्योंकि हमने हमने एक समझौता किसके साथ किया है? राज्य के साथ। राज्य को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं संविधान के तहत। राज्य के पास क्या है? शक्ति है। और राज्य का कार्य है कि राज्य हमारी अभिवृद्धि के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए कार्य करे। और राज्य जनता के हित में या जनता के लिए, उद्देश्य तो यही होता है, बहुत सारी नीतियां लाता है। कई बार ऐसी नीतियां होती है जिसको लेकर हो सकता है हम पसंद करें या ना करें। सरकार की किसी पॉलिसी को लेकर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग राय हो सकती है। तो हर व्यक्ति को अपनी राय रखना, अपना विचार रखना, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी राय नहीं रखे, अब उसकी बात उसने रख दी, यानी उसके मन में जो है उसने अपना पक्ष रखा, जरूरी नहीं है कि उसने जो बात बोली उसकी बात को माना जा रहा है या उसकी बात सही है। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार तो होना चाहिए। और अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी बात रखने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप एक ही प्रकार की विचारधारा या एक ही प्रकार की सोच को क्या करना चाहते हैं? प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मसलन चीन जैसे देशों में, उत्तर कोरिया जैसे देशों में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोविड-19 के दौरान जब चीन में लोग घरों में कैद थे, लॉकडाउन में थे,
तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। वो अपने आप को इस प्रकार से सोशल मीडिया में, देखो सोशल मीडिया आज के समय एक बड़ा अच्छा माध्यम है जहां पर हम अपने विचारों को क्या करते हैं भाई, अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे अच्छा वेपन है हमारे पास आज के समय क्या, सोशल मीडिया। कम समय में कुछ ही सेकंडों में आपकी बात करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है, दुनिया भर में पहुंच सकती है। अब कल रात को ही हमें खबर मिली कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। कहां से पता लगा हमें, सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया की पहुंच दुनिया भर में जगह जगह आप देखते हो आज है। तो अगर हम किसी व्यक्ति की पहुंच ही वहां से काट दे, उसको उसका विचार ही ना रखने दे, उसको उसकी बात ही ना रखने दे, इससे तो किस चीज पर असर पड़ेगा, व्यक्ति के विकास पर। और हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो हमने देखा था व्यक्ति का सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, उसका सर्वांगीण विकास बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग विचार, अलग अलग विचारों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक बहुत ही प्रारंभिक लक्षण है। लोकतंत्र का मतलब यह है जहां अलग अलग विचारों को स्थान दिया जाए। कोई विचार बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम भी होता है, कोई विचार पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट मीडिएशन वाला भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, लेकिन विचार रखने का अधिकार तो दिया जाना ही चाहिए। हम सरकार की किसी नीति को लेकर सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। तो अगर हम सहमत हैं तो हमें अपनी सहमति प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम असहमत हैं तो हमें असहमति प्रकट करने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर हम किसी चीज की प्रशंसा करना चाहते हैं तो वो अधिकार भी होना चाहिए। अगर किसी चीज की निंदा करना चाहते हैं वो अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि केवल हम प्रशंसा प्रशंसा को ही सुनेंगे, निंदा को नहीं सुनेंगे, या निंदा ही निंदा करेंगे, किसी चीज में प्रशंसा ही नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में क्या लगता है कि एक तरफा झुकाव है। ये चीज बहुत निष्पक्ष नहीं है। अतः जो हमारे पास अधिकार है स्पीच और एक्सप्रेशन का, उसका मूल उद्देश्य ही यही है, हर व्यक्ति निर्भीक रूप से अपनी बात रख सके। लेकिन बात रखने का तरीका कैसा होना चाहिए, कानून के दायरे में। आपकी कोई भी भाषण या कोई भी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सामाजिक सौहार्द को, लोक व्यवस्था को, मोरालिटी को, तमाम आपने फैक्टर पढ़े, उनको क्या करे, प्रभावित करे। यानी कानून के तहत, कानून के दायरे में रहते हुए हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। तो यहां पर दो शब्द आते हैं, स्पीच और एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, स्पीच मतलब होता है बोलना, वाक, अपनी बात रखना, बोलकर रखना। तमाम तरह के भाषण आप सुनते हैं। आजकल चुनाव का माहौल है, चौथे चरण का कल चुनाव संपन्न हुआ। तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें रखती हैं, अपने पक्ष रखते हैं। संसद में आप देखते हो तमाम तरह के जो सांसद है, जो हमारे माननीय सांसद है, वो मुद्दे उठाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में मुद्दे उठते हैं। तो स्पीच का अधिकार है व्यक्ति को, और साथ ही साथ क्या है, एक्सप्रेशन का भी अधिकार है, अभिव्यक्त करने का भी अधिकार है। अभिव्यक्त वो कई माध्यम से कर सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है, वो किसी कार्टून के माध्यम से भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो अखबारों में आता है ना, कार्टून कोना आता है, या आपने एनडीटीवी और जी न्यूज या आज तक में देखा होगा। आज तक में आता है सो सॉरी, सो सॉरी आता है, कार्टून इंडिया टीवी में भी आता है। कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो तमाम तरह के साधन हो सकते हैं अपनी बात को रखने के, अपनी बात को मास मीडिया तक पहुंचाने के। तो वो सब इसके अंतर्गत कवर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो 7 आधार जिनके आधारों पर जिसके आधार पर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो बात आपको ध्यान रहेगी, अनुच्छेद 19 खंड 1 का ही, और यही मीडिया को भी अधिकार देता है। यानी मीडिया अपनी स्वतंत्रता, क्योंकि मीडिया तमाम तरह की खबरें प्रसारित करता है, मीडिया तमाम तरह की जानकारी हम तक पहुंचाता है। मीडिया इधर उधर पता नहीं कहां कहां क्षेत्रों में आप देखिए जहां पर आम आदमी नहीं जा पाता। कई बार ऐसे वॉर जोन होते हैं, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा था। मीडिया देखो, मीडिया के लिए इंटरनेशनली आप देखिए किस प्रकार की स्वतंत्रता है कि मीडिया जहां जहां पर ऐसे स्थान है जो संवेदनशील भी है, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं इस तरह की हो रही है, जहां पर आम आदमी की पहुंच नहीं है, वहां पहुंचकर वो सर्वसाधारण को, जनमानस को सूचना दे रहा है। सूचना हम तक कहां से पहुंच रही है, मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। तो ये भी आप देखिए, उसको अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत ही, अनुच्छेद 19(1) का क के तहत ही दिया गया है। अगला है फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स। असेंबली का मतलब क्या होता है, असेंबली का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना।
इकट्ठा होना। अब हम इकट्ठा कई कारण से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए कोई धार्मिक कारण हो सकता है, जैसे राम कथा होती है, या फिर आप देखिए कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, वहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। या फिर हमें कोई मान लीजिए रैली है, कोई हम रैली निकाल रहे हैं, वहां पर भी इकट्ठा हो रहे हैं। हम मान लीजिए सरकार के खिलाफ विरोध करने जा रहे हैं, हमें सरकार की कोई नीति का विरोध करना है, तो हमने बोला सब लोग घंटा घर पे पहुंच जाएंगे इतने बजे, और पूरी भीड़ वहां पर पहुंच गई, 200 300 500 लोग। तो हर भारत के नागरिक को अपना विचार रखने का ये भी हमारा एक माध्यम है। हम लोग क्या कर सकते हैं? असेंबल हो सकते हैं। असेंबल मतलब सम्मेलन, इकट्ठा होना। जैसे मॉर्निंग स्कूल में होती है प्रेयर, असेंबली बोलते हैं उसको। असेंबल यानी एक स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन कैसे एकत्रित होंगे? शांतिपूर्वक होंगे। हमें सरकार की कोई नीति का विरोध करना है, हमें किसी मामले पर जनता को कोई चीज जागरूक करनी है, अपनी बात पहुंचानी है, तो हम शांतिपूर्वक, पहली शब्द हमारी शर्त है, और बिना हथियारों के। ये नहीं कि आप तमंचे लहराते हुए। अब आप देखिए अभी चुनाव उनाव होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, तो कई बार आप देखते हैं बाइक पर लोग निकलते हैं, रैली निकालते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई रिवॉल्वर ऐसे AK-47 ऐसे घुमाते हुए चल रहे हैं, या तलवार ऐसे घुमाते हुए चल रहे हैं। आप अपना विरोध प्रदर्शन, अपनी नाराजगी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए आपको शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की आवश्यकता है। सम्मेलन केवल यही नहीं होता जो पॉलिटिकल हो, वो सम्मेलन रिलीजियस भी हो सकता है, धार्मिक सम्मेलन भी हो सकता है, धार्मिक जुलूस भी निकलते हैं, वो भी एक प्रकार का सम्मेलन है। कहीं कथा हो रही है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं कोई पूजा पाठ, कोई कार्यक्रम हो रहा है, वो भी एक प्रकार का क्या है? सम्मेलन है। जब कोविड-19 चल रहा था तो उस दौरान सम्मेलनों पर रोक लग गई थी, इस अधिकार को सीमित किया गया था। शादी विवाह जैसे समारोह में, वो भी तो एक सम्मेलन है, वहां पर सारे लोग एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। शादी विवाह जहां होता है वहां पर आप देखिए 200 300 400 लोग आए, उस समय लिमिट लगी थी, आपको याद होगा, 50 लोगों से ज्यादा, 100 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे एक स्थान पर। क्यों? क्योंकि मामला किसका था? हेल्थ का था, पब्लिक हेल्थ का मामला था। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स भी इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 97 अमेंडमेंट से जोड़ा गया। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। क्योंकि एक आदमी के बस में सब कुछ नहीं होता। हमने अपनी बात बोली, मैंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला, मैंने अपनी बात बोली, सरकार, पुलिस है उनके पास, प्रशासन है, मुझे उठा के सीधा पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। तो यहां पर क्या है? एक आदमी ने बोला तो इतनी बड़ी पावरफुल, आप समझिए, मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, सिस्टम है, उसके कान में जू तक नहीं रहेंगी। अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास क्या हो? एक यूनिटी हो। यूनिटी मतलब एकता हो। और एकता का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कि हम अकेले ना चले, बल्कि संगठन के रूप में चले। संगठन होगा तो संगठन में दम होता है, संगठन की आवाज में दम होता है। अब आप देखिए, हम देखते हैं कि हमारे देश में तमाम तरह के संगठन हैं, तमाम तरह के संगठन हैं, आए दिन अलग अलग संगठन विरोध प्रदर्शन करते हैं। संगठनों के आह्वानों पर भी कई बार आप देखते हैं चक्का जाम जैसी स्थितियां हो जाती है। संगठन बोलते हैं कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, संगठन बोलते हैं कि हम तमाम तरह की अलग अलग कार्रवाई करेंगे, आज हम ये काम ही नहीं करेंगे, आज हम इसका बहिष्कार करते हैं, और उसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ता है? लोग प्रभावित होते हैं। अगर डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएं तो उससे सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? भाई जितनी हमारी की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सारी चरमरा जाएगी। अगर शिक्षक हड़ताल में चले जाएं तो कहां असर पड़ेगा? शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो संगठन किस चीज के लिए है? संगठन अपनी एक बुलंद आवाज को सामूहिक रूप से, एकत्रित रूप से सरकार तक, शासन तक पहुंचाने का माध्यम है। तो संगठन क्या होता है प्रियंका? आपने बहुत सारे संगठन देखे हैं, जैसे रेल यूनियन, बस यूनियन, ऑटो यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, छात्र संगठन होते हैं, है ना, ऑटो कर्मचारियों का यूनियन होता है, चतुश्रेणी कर्मचारी यूनियन होता है। ये यूनियन एसोसिएशन बनते हैं जो कि उस पर्टिकुलर, मान लीजिए आप टीचर बन गए तो आप टीचर एसोसिएशन की मेंबर बनेंगे। आप सर्राफा बाजार, जैसे आप पलटन बाजार है, यहाँ पे व्यापारियों का एक पूरा संगठन है। उनकी जो मांग होती है वो एक व्यक्ति की मांग नहीं है, पर्सनल लेवल पर बात, वो सामूहिक मांग है। सामूहिक मतलब जिससे बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है, जो भी उस प्रोफेशन में है। तो वो लोग सामूहिक रूप से जब अपनी बात रखते हैं तो उस बात पर वजन होता है।
अकेले व्यक्ति की बात का उतना वजन नहीं होता, जब सामूहिक रूप से बात रखी जाती है तो उसका वजन होता है, और सरकार उस चीज को सोचती है, समझती है, और उसका असर भी पड़ता है। तो कई बार अपनी मांगों को लेकर, या सरकार कोई नीति लेके आई, पॉलिसी लेके आई, उसको लेकर, उदाहरण के लिए आप देखिए पिछले से पिछले साल जब कानून आए थे, कृषि कानून, तो इस कृषि कानून के विरोध में कई सारे किसान संगठन आंदोलन पे बैठे, यानी किसान आंदोलन पर बैठे, और किसान संगठनों ने आह्वान किया, और अलग अलग किसान संगठनों का इसको समर्थन प्राप्त था। तो संगठन में होती है शक्ति, ये आप बचपन से सुन रहे हैं। संगठन में क्या होती है? शक्ति। यानी एक प्रकार से इन संगठनों ने बड़े स्तर पर आंदोलन को चलाया, लंबे समय तक सस्टेन किया, राज्य पर यानी सरकार पर दबाव बना, और प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून है उनको दबाव में आकर क्या लिया? वापस लिया। हालांकि संगठन के माध्यम से दो तरह के हमें चीजें देखने को मिलती है। कई बार वो बहुत अच्छी चीजों के लिए भी हो सकता है, कई बार क्या होता है, वो गुमराह भी हो जाता है। गुमराह मतलब, कभी आपने ऐसा देखा कि संगठन की आवाज के आधार पर बड़े स्तर पर कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया जाए और वो चीज नेगेटिवली इंपैक्ट करे हमें? कोई उदाहरण है आपके सामने? भाई मैं कर्मचारी हूं, मैं अपनी मांग रख रहा हूं, वो मांग मैंने रखी, ठीक है, वो मेरा इंटरेस्ट है, कोई दूसरा व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट है, कोई दूसरे यूनियन वाला है उसका इंटरेस्ट है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसे किसी संगठन की मांग पर का नकारात्मक असर पड़े हमारे समाज पर? है कोई उदाहरण आपके पास? सर हड़ताल। सर हड़ताल। हाँ, हड़ताल, ठीक है। देखिए, इसका सबसे बड़ा असर आप देखते हैं जहां पर सर हमें, सर ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जब एक सरकार अभी एक कानून लाने का प्रयास करी कि किसी भी ड्राइवर से, वो ट्रक ड्राइवर हो चाहे सर बाइक, अधिकतर ट्रक ड्राइवरों की बात हुई थी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता तो उन्हें सर 80 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो सर इसमें जो चक्का जाम हुआ था तो इसका निगेटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि सर कोई भी होगा जब वो कमा ही नहीं पाएगा तो आपको देगा क्या? तो सर मुझे लगता है इसका निगेटिव प्रभाव पड़ा इस अब कानून का। जी अभी जो ये एक्ट आया था इसको लेकर, उसको लेकर प्रदर्शन हुआ, सरकार ने उसको सस्पेंशन मोड में डाला। देखिए, इसका असर कहां होता है, कब होता है? जब हम कुछ ऐसे मामले देखते हैं जहां पर पर्यावरण आदि मुद्दों को लेकर कुछ संगठन क्या करते हैं? विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो पर्यावरण को लेकर जो वाकई सेंसिटिव है, जैसे अभी 50 साल पूरे हो रहे हैं चिपको आंदोलन को, आपने बचपन में सबने सुना होगा, चिपको आंदोलन 50 साल पूरे हो गए इसको, मई जी जी 1973 50, ये इस बार क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन को लेकर। गौरा देवी, आपने नाम सुना है? तो एक तो होता है आपका उद्देश्य प्योर है, लेकिन कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हमारे देश में जैसे कई परमाणु संयंत्र वगैरह लग रहे हैं या कुछ डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, कई बार ये जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, पर्यावरण प्रेमी, वो पर्यावरण प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी आड़ में कई बार कुछ ऐसे लोगों को बाहर की ताकतें, बाहर की शक्तियां इंटरनेशनल, वो ऐसे एक्टिवेट कर देती हैं, उन्हें एक्टिव कर देती हैं कि आप कहीं पर कोई प्लांट लग रहा है, कहीं पर कोई नया काम हो रहा है, संयंत्र लग रहा है, आप वहां पर क्या कीजिए? विरोध प्रदर्शन कीजिए। विरोध प्रदर्शन किया करा जाएगा, और उस मुद्दे को कि सरकार ये योजना ला रही है, इससे ये नुकसान होगा, उसको लेकर न्यायालय पहुंच जाएगा। तो उस काम को क्या किया जाता है? जानबूझ के डिले किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। हमने कई बार ऐसा देखा कि तमिलनाडु साइड में या कई अलग, जैसे ये मेधा पाटकर का आपने देखा, मेधा पाटकर का नाम सुना है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कई बार हमने ऐसा देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ बड़े स्तर पर रैली हुई, बड़े स्तर पर ये हुआ, और ये दबाव बना सरकार पे, क्योंकि ये कभी कभी दबाव समूह के तौर पर भी काम करते हैं। उद्देश्य तो अच्छा है कि सरकार इन पर्टिकुलर लोगों के हित को ध्यान में रखे, किसी के हित के साथ कोई छेड़खानी ना हो, किसी का हित प्रभावित ना हो, उसको नकारात्मक रूप से ना करा जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, इसका असर बड़े लॉन्ग टर्म पर, तात्कालिक रूप से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर हमारे ऊपर क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जैसे पर्यावरण की आड़ में कई बार ऐसा होता है, पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन कई बार पर्यावरण की आड़ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील विकास कार्यों को रोकने का प्रयास किया जाता है
जो देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे अपने ही राज्य का उत्तराखंड का। उत्तराखंड में हम ये समझते हैं कि ये पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील राज्य है। तमाम तरह की आप देखते हो, एक तो भूकंप की घटनाएं आती रहती हैं, फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है। 2013 की केदारनाथ आपदा आपसे किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में सिलक्यारा सुरंग में हमारे मजदूर फंस गए थे, और ये पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए, पता है ना, सुरंग में जो लोग फंस गए थे और बड़े स्तर पर उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यस उत्तराखंड राज्य में आपको पता है सरकार ऑल वेदर रोड बना रही है, ऑल वेदर रोड। यानी कि राज्य में जो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमांत डिस्ट्रिक्ट हैं, जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड के माध्यम से हम पहाड़ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर दो लगते हैं हमारे, चीन से लगता है और नेपाल से लगता है। तो नेपाल वाला तो चलो फिर भी, लेकिन चीन वाला जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और चीन के साथ हमारे संबंध खास अच्छे हैं नहीं। तो हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, कि इन केस कभी भगवान ना करे लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों बड़ी पावर आमने सामने आती है, तो हम अपने सेना को, साथ साथ सेना के साथ रसद, अपने वेपन्स उनको मोबिलाइज करें, उन्हें वहां पर पहुंचाए। इसलिए हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, ऑल वेदर रोड चाहिए, जो हर 12 माह में चलती रहे, अच्छी वहां पर क्या हो, आपूर्ति हो, हथियार वथियार पहुंचाने हैं, टैंक पहुंचाने, सब कुछ कनेक्टिविटी हो। इसके लिए हमें बनाने पड़ेगी सड़क। लेकिन मान लीजिए ये सड़क बनने से भारत की स्थिति मजबूत होती है, चीन को भी ये बात पता लगती है, चीन भी समझ रहा है। अब मान लीजिए चीन भारत में अपने, क्योंकि हर देश, बड़ा देश क्या करता है, दूसरे देशों में कुछ ऐसे चीजें एक्टिव रखता है ताकि वहां के कार्यों को प्रभावित किया जाए। अब क्या कर सकता है चीन, या क्या करता है चीन? चीन भारत में अपने, जो समझिए उसके एक प्रकार के टट्टू हैं, टट्टू शब्द तो समझ पा रहे हैं, टट्टू मतलब उसके जो, हाँ, उसके जो एक प्रकार के सुषुप्त एक्टिव, सुषुप्त जो यहाँ पर एजेंट हैं उनको एक्टिव कर दिया। पैसा दिया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर विदेशों से पैसा आता था, और उनको एक्टिव करके, हाँ, स्लीपर सेल भी बहुत अच्छा टर्म है, उनको एक्टिव करके यहाँ पर क्या किया जाए, प्रदर्शन कराया जाए कि भाई पर्यावरण का मुद्दा उठाओ, और सब लोग पर्यावरण की बात उठाओ, और मामला हाई कोर्ट में डाल दो। मतलब सरकार की योजना कहां डाल दो, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में लग जाएगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट से उसमें स्टे लग गया, स्टे लग गया मतलब काम रुक गया, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते, आपको पता है हमारे यहाँ न्यायालय कोई मामला गया तो 2 साल 4 साल 5 साल, कई बार 10 साल लग जाते हैं। 10 साल तक मान लीजिए वो काम रुक गया, 10 साल तक हम पिछड़ गए। इसी बीच चीन ने अपनी स्थिति वहां क्या कर दी, और ज्यादा मजबूत कर दी, और कल के दिन चीन सीमा पे आ गया। तो हम तो किस वजह से पीछे रह गए, हम किस वजह से पीछे रह गए? क्योंकि मामला न्यायालय चला गया, पर्यावरण का मुद्दा उठ गया, तमाम तरह की कानूनी अड़चने आ गई, और हमारा विकास कार्य क्या हो गया बच्चे, बाधित हो गया। तो है तो कई बार बाहर की शक्तियां हमारे देश में, क्योंकि क्या है, मूल अधिकार है हमारे देश में, राइट टू प्रोटेस्ट है, तो कई बार बाहर की शक्तियां इसका नकारात्मक प्रयोग उठा के हमारे देश में अपने एजेंट्स को एक्टिव कर देती हैं, और वो हमारे हितों के खिलाफ भी चला जाता है। और ये मामला केवल एक मामला है, ऐसे बहुत से मामले हैं। जब हमने देखा था खाड़ी देशों से बड़े स्तर पर पैसा आता था, जहां भारत में अनुच्छेद जब 25 पढ़ेंगे तो भारत में धर्मांतरण भी बड़े स्तर पर कराया जा रहा था। भारत पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कायम रहती है, ट्राइबल मतलब जनजातीय समूह जो है, इनको ज्यादा किस में रखा जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी उनके टारगेट पे रहती है कि इनको पैसा वैसा देके, लोभ देके किसी प्रकार धर्मांतरण कराया जाए। नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, झारखंड में बड़े स्तर पर ऐसी घटनाएं सामने आई। तो कई बातें ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं होती, और देश के अंदर बहुत सी ताकतें, बहुत सी चीजें काम कर रही होती है। इसके लिए सरकार की एजेंसियों को बहुत चुस्त होना पड़ता है, दुरुस्त होना पड़ता है, और ऐसी कनेक्टिविटी के ऊपर प्रहार करना पड़ता है, जिसके लिए हमने रिसेंटली पिछले 5 7 8 सालों में बहुत से अमेंडमेंट भी किए। क्योंकि जो फॉरेन से पैसा आ रहा है वो किस उद्देश्य से आ रहा है, खालिस्तान जैसा मुद्दा, कनाडा जैसा देश आप देखिए, यूएस जैसा देश आप देखिए, क्या ये देश आपको बड़े शांत लगता है? अमेरिका भले हमारा दोस्त है, लेकिन अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि भारत बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आए, क्योंकि भारत अगर बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो फिर वो अमेरिका के हितों में नहीं है। तो आप ये समझिए
कि हर देश का अपना एक इंटरेस्ट होता है और कई बार वो हमारे ही कानूनों का सहारा लेके अपने उद्देश्यों की क्या करता है, पूर्ति करता। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। फिर है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, यूनियन हो गया। एक सेकेंड, अब इसको पहले कंप्लीट कर ले। फिर है राइट टू मूव फ्रीली, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से। अब भारत में हम नागरिक हैं, हमें पूरे देश में कहीं पर भी, मैं आज देहरादून में हूं, कल के दिन मुझे चेन्नई जाना है घूमने के लिए, तमिलनाडु यात्रा पे जाना है, कर्नाटक जाना है, महाराष्ट्र जाना है, ना मुझे वहां के मुख्यमंत्री से पूछना, ना राज्यपाल से पूछना, ना कोई परमिशन चाहिए। आई हैव राइट। अपना ट्रेन का टिकट बुक कराओ या प्लेन का टिकट बुक कराओ, जाओ वहां पर, जाओ घूमो फिरो रहो, नौकरी करो, कुछ करो, सब अधिकार है यानी भारत। लेकिन ये अधिकार भी क्या बच्चे, ये अधिकार भी सीमित कर दिया गया है। यानी आपके पास ये अधिकार तो है कि आप भारत में कहीं पर भी, लेकिन आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे हैं या लद्दाख में आप जा रहे हैं, कई ऐसे क्षेत्रों पे आप जा रहे हैं जहां पर आपके लिए विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है। ट्राइबल रीजन्स में भी आपके लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। इनफैक्ट अभी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, तो जब से 2013 की आपदा आई, सरकार के पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि कितने लोग यात्रा पे गए। भगवान न करे कभी कोई अनहोनी होती है तो हमें पता तो लगे, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद हम बहुत चीजें, अब यात्रा आप कर ही नहीं सकते जब तक कि आप पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। आपको रजिस्टर करना है, आपको अपने आप को सरकार के सामने सामने पंजीकृत करना है, तब जाके आप यात्रा करते हैं, ताकि सरकार के पास डेटाबेस में रिकॉर्ड रहे कौन गया यात्रा पे, कौन जा रखा है, कितने लोग केदारनाथ में हैं, कितने लोग बद्रीनाथ में हैं, कितने लोग गंगोत्री या यमुनोत्री में हैं, तमाम स्थानों पे है। तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं, फिर उसी प्रकार से देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं। लेकिन दोनों ही अधिकार कैसे हैं, असीमित नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि सारे अधिकार असीमित नहीं है, इन सब अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। प्रतिबंध लग सकता है का मतलब समझते हैं, प्रतिबंध मतलब रोक लग सकती रोक है, लग सकती रिस्ट्रिक्शन है लग जी। सकती है। सर अभी और केदारनाथ की यात्रा पे जी अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो पेपर में दिया था कि पुलिस की तरफ से रोक लगाने का हुआ कि अब हाँ, पब्लिक वो और ना आने पाए डिसाइड कर जी। सकते हैं कितने लोग ऊपर जाएं, कितने। वैष्णो देवी में भी आप जाते हैं, वैष्णो देवी में नीचे कटरा में पर्ची कटती है, तब जाके आप ऊपर भवन में जाते हैं, भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं। भाई मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आप देखिए कोविड-19 के दौरान तो आपके बहुत सारे अधिकारों पर आपको लिख रखा है, यहाँ भारत घूमने की पूरी आजादी है पूरे देश में। कोविड के दौरान तो आप घर के बाहर नहीं घूम सकते थे, मोहल्ले में नहीं घूम सकते थे, तो भारत घूमना तो दूर की बात हो गई। तो आपको पता है जब कोई ऐसे कारण, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, तो आपके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब यहां पर दो बात है, अगर आपके अधिकार प्रतिबंधित हो रहे हैं, कौन करेगा उन्हें प्रतिबंधित? मैं रोक सकता हूं आपको, कोई रोक सकता है, कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य, राज्य से ही खतरा है, राज्य करेगा। लेकिन राज्य को ये शक्तियां दी क्यों गई है? क्योंकि एक बैलेंस बने अधिकारों के बीच में और राज्य की शक्तियों के बीच में, बैलेंस बने। अब ये अधिकार हमें मजबूती प्रदान करते हैं। जरा इन सारे अधिकारों को देखिए एक बारी में, ये हमें मजबूती प्रदान करते हैं और ये राज्य की शक्ति को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। लेकिन जो इन अधिकारों की रिस्ट्रिक्शन है, वो हमारे अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं और राज्य की शक्ति को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। यानी हमें बनाना पड़ेगा एक बैलेंस, बैलेंस बनाना पड़ेगा। हम इन अधिकारों को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। हमारे इन अधिकारों की वजह से देश की शांति व्यवस्था, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द, लोक व्यवस्था, सदाचार, इन चीजों पर असर ना पड़े। अतः राज्य को भी यह शक्ति है प्रियंका कि राज्य इन अधिकारों को सीमित कर सकता है। लेकिन राज्य का तो मन आएगा, राज्य तो कभी चाहेगा ही नहीं कि उसके खिलाफ प्रदर्शन हो। राज्य क्यों चाहेगा? मैं सरकार में, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किरण वहां पे जाए, फलाना सरकार हाय हाय, फलाना सरकार हाय हाय। मैं कभी नहीं चाहूंगा। सरकार कभी चाहेगी कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो? नहीं। तो फिर ये कौन बताएगा कि सरकार ने किसी स्थान पर इंटरनेट ब्लॉक कर दिया, सरकार ने किसी व्यक्ति को जो है प्रदर्शन नहीं करने दिया, सरकार ने किसी मूवमेंट पर रोक लगा दी, राज्य ने, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सेक्शन 144 इंपोज कर दिया, लोग नहीं बाहर निकल सकते, धारा लगती है ना 144। कौन बताएगा ये सही है या गलत है? सरकार का एक्शन सही है गलत है? सरकार के हिसाब से तो वो सही है। भाई सरकार तो क्या बोलेगी कि हमारे हिसाब से सही है, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, प्रदर्शन करेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगेगा उसके लिए वो गलत होगा। अगर मुझे बाहर चिल्लाना है, सरकार के खिलाफ विरोध करना है, तो कोई मुझे पूछे कि तुम्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल गलत है, मेरे अधिकारों का हनन है। सरकार से पूछेंगे, सरकार बोलेगी बिल्कुल सही है, ये बाहर जाके अव्यवस्था फैला सकता है।
मैं बोलूंगा गलत है, सरकार बोलेगी सही है। अब सही तो या तो मैं हो सकता हूं या वो हो सकते हैं। डिसाइड कौन करेगा? तो डिसाइड करेगा न्यायालय। ना व्यक्ति डिसाइड करेगा, न व्यक्ति डिसाइड करेगा, न राज्य डिसाइड करेगा। डिसाइड कौन करेगा? न्यायालय। तो न्यायालय देखता है कि जो प्रतिबंध लगे हैं, क्या वो प्रतिबंध युक्ति युक्त हैं? युक्ति युक्त, युक्ति युक्त मतलब, युक्ति युक्त मतलब रीजनेबल है। रीजनेबल, रीजनेबल समझते हो? यानी कि क्या उनके पीछे कोई लॉजिक है, कोई तर्क है कि तुम्हारी अपनी मर्जी आ गई। अब कोविड के दौरान ये था कि घर से बाहर नहीं निकलना। अभी मान लो प्रशासन ये आदेश निकाल दे कि आज रात 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और कल सुबह फिर 6 बजे के बाद ही निकलेंगे। तो 10 से 6 क्या कोई कोई बीमारी चल रही, कोई महामारी फैली हुई, क्या कोई ऐसी स्थिति है? नहीं, सामान्य सब कुछ। लेकिन ऐसे में ऐसा आदेश आए तो बताइए कोई ये आदेश न्यायालय में टिक पाएगा? उल्टा डांट पड़ जाएगी प्रशासन को कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कर क्या रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो। उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप इधर उधर प्रदर्शन करने जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, शादी में भीड़ कर सकते हो? ऐसा क्योंकि उस समय कारण था। क्योंकि ऐसा करने से केवल आप नहीं, आपका परिवार नहीं, पूरा समाज प्रभावित हो सकता था। पीपल एट लार्ज प्रभावित हो सकते, क्योंकि महामारी फैल रही थी, लोगों की जान पे बनाई थी। तो वहां पर वो प्रतिबंध लगे। तो या आप समझिए कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके अधिकारों पर कैसा लगेगा बच्चे? युक्ति युक्त। ये बात ध्यान रखनी है। अब आपने अनुच्छेद 19 खंड 1 में पढ़ा था, हमें अपने अधिकार के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब इसका एक मामला देखिए क्या हुआ। सरकार के सामने जब ये बात आई, यानी न्यायालय के सामने एक मामला आया। आपने नाम सुना है बाल ठाकरे साहब का? कौन है बाल ठाकरे? यस सर। कौन है बाल ठाकरे? सर मुंबई के हिंदू के बहुत कट्टर और गद्दार नेता थे हिंदुत्व के। बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक, शिवसेना के एक बहुत बड़े नेता थे। उनका निधन हुआ। उनका निधन हुआ। जब उनका निधन हुआ तो अब आप समझिए वो बहुत थोड़े कट्टर थे। कट्टर इन द सेंस वो हिंदू हित की बात करते थे। और ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में अच्छा तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा देश तो है भाई साम वैसा कैसा सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर अगर आपने हिंदू हित वगैरह इस तरह की बात की तो थोड़ा सा आपकी इमेज को लेकर थोड़ा सा डाउट करते हैं लोग। डाउट करते हैं मतलब हमारी पॉलिटिक्स ही ऐसी चली है। अब तो थोड़ा ये है कि सरकार के आने के बाद लेकिन हिंदू सर जिस समय बाल ठाकरे जी उठे हैं, मतलब उनका नाम हुआ है, वो बहुत जरूरी भी था। क्योंकि मतलब बोल नहीं सकते वो, आप समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी हैं। तो उनका आना बहुत जरूरी था सर, तभी एक बैलेंस बन पाया। अदरवाइज मतलब हिंदू कम्युनिटी बहुत दबा लिया। अब हाँ वो एक चीज है। तो हमारे क्या हुआ, कोई आया? एक सेकंड है, इसको ऐड कर रहा हूं मैं डेल। अब सुनिए क्या हुआ। बाल ठाकरे का हो गया निधन, ठीक। बाल ठाकरे का निधन हुआ तो बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र मुंबई में उनका, क्योंकि जब डेथ होती है शव यात्रा निकलेगी, बड़ी भीड़ होगी। 2 दिन का अवकाश हो गया। क्या हो गया? 2 दिन की छुट्टी हो गई। तभी एक लड़की ने, एक बच्चे ने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, अरे भाई जब तक ये जीते जी रहे, जिंदगी में कुछ ढंग का काम तो किया नहीं, चलो एक चीज अच्छी हुई, मर गए तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई। किसी ने सोशल मीडिया पे ऐसे डाल दिया। भाई जीते जी कुछ अच्छा, मतलब मान लो वो थोड़ा दूसरे विचार की रही होगी, उसने डाल दिया कि जीते जी जो है कुछ अच्छा तो किया नहीं, अब मर गए तो कम से कम एक राहत तो मिली। अब भाई कोई नेता कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई बड़ा नेता मरता है तो छुट्टी तो मिलती है। चाहे तो उसने जिंदगी भर तुमने नेता को गाली दी हो, उसके मरने में छुट्टी मिल गई तो थोड़ा, छुट्टी तो सबको ही पसंद होती है, किसको पसंद नहीं होती छुट्टी। तो उसने ऐसा डाल दिया। इसके बाद जब वो मैसेज फैला, मुंबई पुलिस हुई सक्रिय। मुंबई पुलिस पहुंची सीधा उसके घर, पकड़ा उसको और उसको अरेस्ट कर दिया। भाई बाल ठाकरे बहुत बड़े नेता थे और अब अरेस्ट कर दिया। अब मामला देखिए, अनुच्छेद 19 खंड 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। हमें अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। पुलिस ने उसे पकड़ा तो तब लॉ स्टूडेंट्स ने, लॉ के कुछ जानकार लोगों ने मामला पहुंचाया कोर्ट में। होते होते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब मामला न्यायालय की शरण में पहुंचा तो न्यायालय ने देखा कि अनुच्छेद 19 खंड 1 के क में
भारत के हर नागरिक को, और वो लड़की भी भारत की नागरिक है, जो वो बच्चा भी भारत का नागरिक, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है अधिकार। अब अधिकार तो है, लेकिन इस अधिकार पर आपको पता है राज्य क्या लगा सकता है, पाबंदी लगा सकता है। इसको क्या कर सकता है राज्य, रोक सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। लेकिन राज्य रोकेगा क्या अपनी मर्जी से, नहीं। राज्य को जो रोकना है उसके लिए आधार हैं, और वो आधार भी संविधान में ही बताए गए हैं। कल हमने पढ़े थे 7 आधार, अनुच्छेद 19(2) में वो 7 आधार हैं जिन आधारों पर अनुच्छेद 19(1) खंड क पर रोक लगाई जा सकती है। तो देखा गया कि भाई इसने जो किया, क्या ये कहीं ना कहीं इनमें से किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है। तो ये मामला बड़े स्तर पर तूल पकड़ा, न्यायालय ने इसकी समीक्षा की। न्यायालय ने कहा भाई तुमने पकड़ लिया उसको, किस आधार पर, क्या उसके ऐसा लिखने से देश पे आफत आ पड़ी कि देश टूट जाएगा, ओहो देश की एकता अखंडता भंग हो जाएगी, क्या राज्य की सुरक्षा खतरे में आ गई उसका ऐसे करने से, क्या विदेशी राज्यों के साथ संबंध खराब हो गए कि अमेरिका ने बोल दिया इस लड़की ने क्यों बाल ठाकरे के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दी, ओहो अब अमेरिका भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोक व्यवस्था पे असर नहीं पड़ रहा, शिष्टाचार सदाचार का कोई मामला नहीं आ रहा, न्यायालय का कोई अपमान नहीं हुआ कि न्यायालय की कोई शक्ति कम हो गई हो, कोई मानहानि या अपराध के लिए उसने नहीं बोल दिया, लोगों को तो नहीं बोल दिया उसने जाओ तुम वो करो और उनका प्रदर्शन करो और उनकी यात्रा रोक दो, शव यात्रा रोक दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस गई क्यों और पुलिस ने पकड़ा क्यों, कोर्ट ने तुरंत पुलिस को फटकार लगाई और तुरंत उसकी रिहाई के आदेश दे दी। तो यहां से हम क्या समझे, हम ये समझे कि राज्य हमारे अनुच्छेद 19 खंड 1 के ए पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन जो प्रतिबंध लगाएगा उसके लिए ग्राउंड केवल यही होंगे, इस 7 के अलावा कोई 8वां कारण नहीं हो सकता कि राज्य उस पर प्रतिबंध लगा दे। और अगर राज्य ऐसा करता है तो मामला पहुंचेगा न्यायालय में और न्यायालय जांचेगा कि क्या इन 7 कारणों में से कोई कारण फिट बैठ रहा है, क्या राज्य की दलील सही है, और अगर राज्य की दलील सही नहीं है तो तुरंत राज्य को तो डांट पड़ेगी पड़ेगी, ऊपर से जो व्यक्ति जिसको जेल में डाला गया है, जिसको पकड़ा गया है, उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आई, अनुच्छेद 19 हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 19 में हमने सारे अधिकार देखे, साथ ही साथ राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने बसने की स्वतंत्रता, सबके अपने क्या है रिस्ट्रिक्शंस हैं, और लास्ट है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा हमारे पास, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। लेकिन हमने कल बताया था सरकार क्या कर सकती है, कुछ ही चीजों पर मोनोपोली कर सकती है, कि मामला हम ही देखेंगे। जैसे रेलवे है, रेलवे में अधिकार नहीं देती सरकार, रेलवे सीधा भारत सरकार के ही अंतर्गत आता है, तो वो हमारी मोनोपोली है, उस पर हम ही कंट्रोल करेंगे। तो ये है अनुच्छेद 19, सारे लिख दिए थे। अब अनुच्छेद हम बढ़ेंगे 21 की तरफ, ठीक है। चलिए अपनी कॉपी ऑन कीजिए। हाँ बेटा आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। हाँ। सहकारी समिति होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि जहां पे 10 12 15 महिलाएं समूह मिलके, SHG जैसे होते हैं ना, आपकी स्वयं सहायता समूह टाइप की, उस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, आपस में कोऑपरेट करके आप अपने मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। संघ हो गया संगठन, संघ हो गया संगठन, यूनियन हो गया, एसोसिएशन हो गया, ट्रेड यूनियन हो सकता है, या आपका टीचर एसोसिएशन हो सकता है। यूनियन एसोसिएशन भी एक जैसी टर्म हो गई, यूनियन संगठन है एक वो प्रकार का। समिति मतलब इसको संविधान के द्वारा जोड़ा गया 97 अमेंडमेंट से, कि जब आपका उद्देश्य एक हो, वहां पर फॉर्मल तरीका नहीं है, संघ संगठन में आप देख रहे हो, तो आप संविधान द्वारा जब इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जैसे आपका एक उद्देश्य गांव क्षेत्र देहात के लोग हैं, उनको अपनी बात सामूहिक रूप से पहुंचानी है, तो एक सहकारी एक उद्देश्य, जैसे हमारे उत्तराखंड में है कि फल को किसी आगे को उत्पादन आपको बढ़ाना है, या बुरांस का जूस वगैरह होता है, इसको हमें पहाड़ी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो एक सहकारी समिति बनाई गई है, उस समिति के माध्यम से अपने मुद्दे उठाए जाते हैं, उस समिति के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति के लिए मांग उठाई जाती है, तो वो समिति इस रूप में काम करती है। हाँ, गर्ल्स को बेचा जाता है। हाँ। हम्म।
नहीं, ये नहीं बोल सकते। अगर कोई जानबूझ के बेच रहा है तो वो कानून का उल्लंघन है। किसी माता पिता को यह अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को बेचे। बेचने का अधिकार कोई हमारा अधिकार नहीं है। मतलब आपका कोई अधिकार अगर ऐसा है जो कानून के खिलाफ जा रहा है, तो वो अधिकार, आपने क्या पढ़ा था अनुच्छेद 13 में, कोई प्रथा हो, कोई रूढ़ी हो, अगर वो भी ऐसी होगी जो हमारे मूल अधिकारों के साथ संगत नहीं होगी, असंगत होगी, तो उसको क्या माना जाएगा। अब होता भले ही ये काम है, लड़कियां बेची जा रही हैं या पैसे देके खरीद लिया गया है, होता है, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मतलब कानून के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बात नहीं है कि जो कानून ने बात बोल दी, कानून ने बात बोल दी, वैसा होता नहीं, होता तो बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कानून में तो है कि बिना हेलमेट के नहीं पहन के निकलना। निकलते हैं लोग, निकल रहे हैं। अभी भी जब मैं आ रहा था कोचिंग तो कई लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे। तो कानून में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन वैसी शब्दता पालन, हाँ, लेकिन अगर वो मामला पहुंचता है, फंसता है कोई व्यक्ति, तो फिर वो शिकंजे में जाएगा। तो जो आपका प्रश्न है कि सर क्या ये उनका अधिकार है, तो ये अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं होता कि हम अपने बच्चे को बेच देंगे। तो ऐसे तो कोई ऐसे बिजनेस करेगा कि बच्चे पैदा कर करके बेचता ही जा रहा है। तो कोई तो सोचे कि यही एक अच्छा तरीका हो गया आज की जब में जॉब क्या करनी, जिन जिन के बच्चे नहीं, कई कई लोगों को बच्चे नहीं है, बच्चे पैदा करो बेचो। वो होता है, इलीगली होता है वो। अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है वो इलीगली हो रही है। तो ऐसे तो नेपाल से भी बहुत सारी लड़कियां लाई जाती हैं, बांग्लादेश से लाई जाती हैं, बंगाल से लाई जाती हैं, उनको इसमें लगाया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में, इलीगली उनको वो किया जा रहा है। तो ये गलत है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अनुच्छेद 23 में आप देखोगे उसे रोका गया है। चलिए आगे बढ़िए। ये कोई अधिकार नहीं है किसी का कि ये इस तरह का काम। आगे लिखिए, पहले अनुच्छेद 21 लिखिए, 20 और 22 एक साथ पढ़ेंगे हम। एक पेज छोड़ना है अनुच्छेद 19 के बाद, ठीक है। जैसे अनुच्छेद किसके बाद छोड़ा था आपने, 14, 15, 16, 17, 18 के, क्योंकि उसमें प्रश्न करने हमें उससे कुछ, क्योंकि नई चीजें ऐड करानी है मुझे। एक पेज छोड़ देना अनुच्छेद 19 के बाद, पूरा एक पेज छोड़ना है, पूरा एक पेज, उसमें नई चीज ऐड करवाऊंगा मैं लास्ट में। अब लिखिए अनुच्छेद 21, फिर अनुच्छेद 21 जब पूरा होगा तो भी एक पेज छोड़ना है। अनुच्छेद 21 लिखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सभी लोग ध्यान से लिखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है। फिर इसमें लेटेस्ट अभी सरकार ने एक चीज जोड़ी है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सर एक बार और बोलेंगे? एक बार और बोल देंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण, प्राण आत्मा, प्राण एवं दैहिक, देह, देह मतलब शरीर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। एक सेकंड ना, यहाँ पे लिखा हुआ ये, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। लिखिए अनुच्छेद 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, कॉमा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी कि अनुच्छेद क्या बोल रहा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता,
इसका मतलब है प्राण हो गया आपका आत्मा, आपकी लाइफ जो है, आपका जो जीवन है। हमारे शरीर में प्राण है तभी तो हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। तो एक तो बात हो गई प्राण की। दूसरा होता है दैहिक स्वतंत्रता, माय लाइफ माय बॉडी। इस शरीर पर भी अधिकार किसका है? मेरा अधिकार। तो प्राण की स्वतंत्रता यानी आपकी जान की स्वतंत्रता। प्राण यानी जान, आपकी आत्मा, क्योंकि आत्मा नहीं है तो फिर शरीर का क्या महत्व है। प्लस दैहिक स्वतंत्रता, आपकी बॉडी, क्योंकि इस पूरी बॉडी पर भी किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। इसकी संरक्षण की बात की गई अनुच्छेद 21 में। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति यानी कि हर इंसान को यह अधिकार है, वो व्यक्ति भारतीय हो, वो व्यक्ति पाकिस्तानी हो, वो व्यक्ति चीन का हो, वो व्यक्ति जापान का हो, भारत के क्षेत्र में, यानी कि अनुच्छेद सभी के लिए है। पहली बात, अनुच्छेद 19 जहां केवल भारत के नागरिकों के लिए था, यह अनुच्छेद सभी के लिए है। सभी का मतलब सभी, चाहे वो भारत के नागरिक हो या भारत के नागरिक नहीं हो, सबको उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो पहले इसको ना पढ़ें आप, केवल ये पढ़े किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके प्राण को नहीं छीना जा सकता और उसकी दैहिक स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। क्योंकि शरीर हमारा है तो ये हमारी स्वतंत्रता है। अब ये हमारा शरीर है तो हम ऐसे बैठे वैसे बैठे, हम यहां से बाहर चले जाएं, बाहर से अंदर आए, ये हमारे शरीर की स्वतंत्रता है। तो हम मतलब राज्य किसी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकता, किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। लेकिन सर हम अपने केवल स्वयं भी प्राण नहीं दे सकते ना सर, हम स्वयं भी तो सुसाइड नहीं कर सकते कि अपनी जान ले ले, ये भी अधिकार नहीं। हाँ, रुके रुके। तो हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी दैहिक स्वतंत्रता को मेंटेन रखे, यानी राज्य उसकी दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ना ही राज्य उसके प्राण ले सकता है। यानी ये देह और ये प्राण हमें राज्य ने नहीं दिए, ये देह और ये प्राण हमें भगवान ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए। तो इनको लेने का अधिकार भी किसका है? ईश्वर का है, प्रकृति का है, नेचर का है। तो जब इंसान मर रहा है नेचुरल मौत, तो वो प्राकृतिक मौत है, तो प्रकृति कर रही है। और हम इस दुनिया में आए हैं तो हम किसी सरकार से पूछ के नहीं आए, हमें सरकार ने कोई लिख के नहीं दिया कि आप आ जाइए अब इस दुनिया में, ये सब प्रकृति का खेल है। तो ये प्राकृतिक अधिकार एक प्रकार का नेचुरल राइट है। जो हमारी सांसें चल रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ये हमें मोदी सरकार ने नहीं दिया, ना मनमोहन सरकार ने दिया, ये हमें किसने दिया? ये हमें प्रकृति ने दिया। तो फिर प्रश्न आता है, राज्य इनको नहीं छीन सकता, ठीक है, बात समझ गए? यहां तक वंचित नहीं कर सकता राज्य इनसे, लेकिन लिखा है यहां पर ऐसा करेगा, किसके द्वारा करेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। आपको अगर इससे वंचित किया जा सकता है, अब आपके प्राण नहीं लिए जा सकते, मैंने ये बात बोली, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर यही राज्य तो फांसी भी देता है बहुत से अपराधियों को, जो बहुत ही बड़े अपराध में जो है जेल में गए, उनके ऊपर अपराध साबित हुआ। हाल ही में निर्भया जो लड़की थी पीड़िता, उसके दोषियों को जिन पे अपराध साबित हो गया, जिन्होंने दुष्कर्म किया, उनको फांसी हुई तो उनके प्राण ले लिए गए। तो पहला प्रश्न ये है कि सर आपने बोला कि प्राण वंचित नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर हम किसी को फांसी दे रहे हैं, चाहे वो धनंजय चटर्जी हो, चाहे वो निर्भया के दोषी हो, चाहे वो अजमल कसाब हो, कुछ भी हो, अफजल गुरु हो, कुछ भी हो, वो उनको जब फांसी हो रही है और सबके लिए है, व्यक्ति है तो व्यक्ति केवल भारत का ही नहीं, अगर वो कसाब भी है तो यानी कसाब को भी अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण था। अजमल कसाब नाम सुना है? मुंबई आतंकी हमलों का जो एकमात्र आतंकवादी पकड़ा गया जिंदा, तो अधिकार अगर उसको पकड़ लिया और भारत की भूमि में है तो उसको भी अनुच्छेद 21 है। ये मत सोचिए अनुच्छेद 21 उसके लिए नहीं है, उसको भी अधिकार है, उसके भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसको फांसी हुई। दूसरी बात, हमने बोला किसी की दैहिक स्वतंत्रता, मैं अभी यहां हूं, आपकी क्लास होने के बाद मैं यहां से मसूरी चला जाऊं, ये कौन होती है मुझे रोकने वाली?
आपकी इस क्लास के बाद आज मैं कल परसों वहां चला जाऊं दिल्ली, कोई मुझे रोकने वाला कौन होता है? मेरा देह है, मेरा शरीर है, मैं अभी खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, अभी कुछ देर बैठ जाऊं, लिखाते हुए मैं आपको कई बार बैठ जाता हूं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं इधर चला जाऊं, मेरी दैहिक स्वतंत्रता है। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए सेल में है, जेल में है, तो जेल में तो कोई दैहिक स्वतंत्रता नहीं है। जेल में तो उसको उतने बाय उतने के कमरे में रहना है, वहीं का रोटी खानी है, वहीं का पानी पीना है, कहां गई उसकी स्वतंत्रता? तो फिर प्रश्न आया कि सर आपने बोला किसी व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक ना हो, उसके प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता, ना उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता। लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कब? केवल कैसे होगा ऐसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी हमें समझना पड़ेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या चीज होती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों, अंग्रेजी में भी लिख देना, जहां पे आपने अपनी कॉपी में नोट लिखा है वहीं पर बेटा एक काम करना, उसको अंडरलाइन करना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और वहीं पर इंग्लिश में लिख देना प्रोसीजर established by law। और यूपीएससी में पिछले साल उसमें प्री में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित। पिछले ही साल का पेपर है 2023 का प्री का, इसमें इसके ऊपर प्रश्न आ गया था। कैसे लेट हुई तुम्हें? डीएवी में सुबह 8 बजे की शिफ्ट में हो रहा? अच्छा इंटरनल, ठीक है। आगे लिखिए, लिख दिया ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आगे लिखिए अगला पॉइंट, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा AK गोपालन, एक केस है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। क्या बोले सर, एक बार और बोलेंगे? न्यायालय द्वारा AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो, ये पूरा केस का नाम है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में, अनुच्छेद 21 में, के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया। केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया, अर्थात यह इस अनुच्छेद की, अर्थात यह इस अनुच्छेद की संकीर्ण व्याख्या थी। यह इस अनुच्छेद की संकीर्ण, संकीर्ण कहते हैं इसकी मानसिकता संकीर्ण है, छोटी, लघु, सीमित व्याख्या थी। परंतु मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये दूसरा केस है बच्चे, AK गोपालन के बाद दूसरा केस का नाम लिखना है। परंतु मेनका गांधी, मेनका गांधी का नाम तो सुना होगा आप सबने। मेनका गांधी, मेनका गांधी कौन है? राहुल गांधी की चाची हैं जो। मेनका गांधी संजय गांधी की वाइफ, इंदिरा गांधी की बहू, ठीक है, और सोनिया गांधी की देवरानी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, वरुण गांधी की मां, 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में
सर एक बार और बोलेंगे? क्या इंदिरा गांधी की बहू, संजय गांधी की वाइफ, राहुल मेनका गांधी की चाची, ये नहीं। यहाँ पे मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ये उस साल का फैसला है। 1978 मामले में, 1978 मामले में अनुच्छेद 21 की, अनुच्छेद 21 की, अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की गई, अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की गई वो बहुत व्यापक है। पहले वाली क्या थी? संकीर्ण। अब हो गई व्याख्या व्यापक। व्यापक समझते हो? बड़े स्तर पर। हाँ है, हाँ। अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की गई उसमें बहुत सी चीजें जोड़ी गई, वो बड़ी व्यापक थी। लिखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर, अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन, केवल जीवन का अर्थ, केवल जीवन का अर्थ डैश। अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ डैश जीवित रहने तक नहीं, जीवित रहने तक नहीं, कौमा, मानवीय, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया। सर मानवीय के बाद रिपीट करना। मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया, पूर्ण विराम। साथ ही, साथ ही इसके अंतर्गत, साथ ही इसके अंतर्गत बहुत से अधिकारों का समय समय पर समावेश किया गया। साथ ही इसके अंतर्गत समय समय पर बहुत से अधिकारों का क्या किया गया? समावेश, मतलब ऐड, समावेश करना, उसके अंदर समाना, समावेश किया गया। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का दायरा, अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। और ये एक ऐसा अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। अभी समझाता हूं मैं आपको पूरी बात। अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक है और ये एक ऐसा अधिकार है जिसकी लगातार व्याख्या, जिसकी लगातार व्याख्या होती रहती है। जिसकी लगातार व्याख्या होती रहती है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसमें नए नए अधिकारों का समावेश किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर
इस पे नए नए अधिकारों का समावेश किया है। ठीक है बच्चे, सर अब एक जरा बार और समझ। रिपीट करेंगे? एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसमें नए नए अधिकारों का समावेश किया है। ठीक, जीवन का अधिकार, अधिकांश लोग इस नाम से जानते हैं इसको। और संविधान में जो शब्द है ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। एके गोपालनवाद में, एके गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तुम्हारा जीवन है ना, जो तुम जी रहे हो, अनुच्छेद 21 की इतनी नैरो व्याख्या की कि जो हम एक जीवन जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, नॉर्मली लाइफ चल रही है, अनुच्छेद 21 के तहत यही जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है उसकी व्याख्या इतनी संकीर्ण हुई, जो आपने लिखा कि आप जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं वही आपका जीवन का अधिकार है। लेकिन इस मामले ने तूल कब पकड़ी? जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। उस समय इंदिरा गांधी की जो छोटी बहू है, बड़ी बहू सोनिया गांधी है, छोटी बहू मेनका गांधी है। मेनका गांधी का पासपोर्ट, देखो आप, मुझे अगर भारत से बाहर जाना है, मुझे भारत से बाहर जाना है तो मुझे पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी देश मुझे कैसे घुसने देगा? मेरी नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मेरा पासपोर्ट है। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। कौन सी सरकार द्वारा? जनता पार्टी की सरकार। वो इसलिए किया गया, शायद मतलब राजनीतिक दुश्मनी। अब क्लियर कट तो हमें नहीं पता कि क्या कारण रहा, लेकिन बोला जाता है कि वो मेनका गांधी किसकी बहू है? सोनिया, इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की बहू है। और मेनका गांधी जो है, इनके पति संजय गांधी थे, जो कि इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने पूरा खेल चलाया था। वो इंदिरा गांधी के पीछे कौन थे? संजय गांधी, जिनका 1980 में निधन हुआ। तो ये मेनका गांधी जो है संजय गांधी की वाइफ है, ये देश से बाहर जाना चाहती हैं। और सरकार इस टाइम दूसरी पार्टी की थी, विपक्षी पार्टी की थी, जनता पार्टी थी, वो कांग्रेस से चिढ़ती थी। तो इन्होंने क्या किया? मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर दिया, उनको दिया नहीं, और इस कारण वो अपनी विदेश यात्रा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा दिया, मामला गया न्यायालय, होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो उस मामले में जो फैसला आया, वो फैसला आज तक के लिए क्या बन गया? नजीर बन गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अनुच्छेद 21 में जो तुम बोलते हो जीवन जी रहे हैं, केवल जीवन जीना ही जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जीवन तो कुत्ता भी जी रहा है, गाय भैंस भी जी रही है, हर जानवर, रोड पे देखो जानवर चल रहा है, उसका भी जीवन है। वो भी सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, वो भी खाना खा रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। ये होता है जीवन। जीवन का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? डिग्निफाइड लाइफ। भाई ऐसा जानवर भी सांस ले रहा है, अगर सांस लेना ही जीवन है तो फिर क्या अनुच्छेद 21 इतना संकीर्ण है? केवल यही बात करता है वो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जीवन का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन, और गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो जो तत्व आवश्यक हैं वो सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएंगे। गरिमापूर्ण जीवन के लिए बेटा जो जो तत्व आवश्यक है वो सभी अनुच्छेद 21 के तहत आएंगे। यानी भारत से बाहर अगर हमें यात्रा पे जाना है, किसी विदेशी यात्रा पे जाना है, तो हमारी विदेशी यात्रा भी किसके तहत आएगी? हाँ, यानी आपके पास पासपोर्ट का अधिकार है। ये क्या हो गया इनका? सीमा जी का कॉल क्यों आ रहा है? हाँ मैंने ऐड कर दिया सीमा जी, आपको कर दिया। हेलो, हमारे पास जो विदेश यात्रा का अधिकार है वो भी किसके अंतर्गत आता है?
अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। जीवन केवल ये नहीं है कि हम जी रहे हैं, तो ऐसे तो कितने ही कीट पतंग जानवर आ रहे हैं, जा रहे आ रहे जा रहे। मानव जीवन को एक विशेष महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत मानव जो है, मनुष्य जो है, उसके जीवन का एक विशेष महत्व है और हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है। उसकी गरिमा केवल उसके जीवन तक नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकार उसके मरने के बाद भी है। यानी जब हम मर जा रहे हैं, हम अपने शरीर को त्याग दे रहे हैं, तो भी जो हमारी पूरी बॉडी है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। यानी हर व्यक्ति जिस भी धर्म को मानने वाला हो, उसकी बॉडी जो है, उसका क्रिमेशन, उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई मर गया तो अब इसका जीवन चला गया, इसको उठाओ, इसकी लाश कहीं फेंक दो, ये नहीं, कहीं डाल दी कूड़े में, ये नहीं। जीवन का अधिकार केवल सांस जब तक शरीर में वहीं तक सीमित नहीं है। कोविड-19 के दौरान बहुत से लोग मरे, बहुत से लोग ऐसे लोग जिनके परिवार वाले तक उनकी बॉडी जलाने को तैयार नहीं थे, उनके परिवार वाले। तो ये किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? स्टेट की, राज्य की। आपको याद होगा कुछ लाशें गंगा में बहती हुई मिल रही थी उत्तर प्रदेश साइड, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, अनुच्छेद 21 का हवाला दिया जाने लगा। तो ये क्या है? व्यक्ति के जीवते जी और व्यक्ति के जीते जी नहीं, व्यक्ति के जीने के बाद भी अनुच्छेद 21 का दायरा रहता है। तो आज के समय अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा चर्चा वाला अनुच्छेद है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत जीवन के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, वो सब चीजें आपके लिए इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब आप सोचो जीवन के लिए क्या आवश्यक है? जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आवश्यक है। यानी कि आपके पास राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, राइट टू शेल्टर, आज के समय राइट टू इंटरनेट, इंटरनेट का अधिकार, 2017 में पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्री लीगल सर्विस, सब। इनफैक्ट अभी 1 महीने पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब और 3 जजों की खंडपीठ ने यह भी बोल दिया कि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा, ये भी जीवन का अधिकार है। यानी ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसका असर नकारात्मक तो जीवन पे पड़ रहा है ना। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण से बचना ये भी जीवन का अधिकार है। वो प्रदूषण बढ़ रहा है तो वो सरकार की, राज्य की जिम्मेदारी है और प्रदूषण कम करे, क्योंकि जो लोग प्रदूषित हवा में सांस लेंगे उनका जीवन वैसी संकट में आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है? ये भी क्या है? यानी फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी का फोन टैप नहीं किया जा सकता, किसी के व्हाट्सएप मैसेज डिकोड नहीं किए जा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सामाजिक प्रतिष्ठा। किसी का व्यक्तिगत क्या हो, हमें क्या मतलब? हो सकता है किसी की व्यक्तिगत छवि कैसी, देखो एक होती है हमारी पब्लिक इमेज, एक होती है हमारी पर्सनल। अरे यार क्या हो रहा है बार बार? हाँ सीमा जी, आपको मैंने जोड़ तो दिया था, इसमें ऐड कर रखा है। नहीं मैंने तो दबा दिया था बटन। हाँ फिर कर दिया, फिर मैंने ज्वाइन कर दिया। हाँ हाँ मैंने इसमें बटन दबा दिया। सीमा जी कैसे अलग हो गई इसमें? अरे भाई इनका जीवन का अधिकार कहाँ चला गया, पढ़ने का अधिकार? एडमिट, एडमिट तो कर लिया मैंने। उनके नेट में प्रॉब्लम है, इंटरनेट का अधिकार नहीं आ रहा उनका। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो, इधर आओ, अभी लिखा नहीं है कुछ, यहाँ बैठो, देखो इनको ऐड करते रहो। मैसेज सर करो, जुड़ गए हैं अब, सर अब ऐड हो गए हैं। ठीक है।
तो समझ में आ रही बात, जीवन का अधिकार, ये सारे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। अब जरा आप समझ लीजिए, ये अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल किया जा सकता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है हर व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दो बातें आती हैं, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्या होती है? दैहिक स्वतंत्रता की जो बात आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिस्क्राइब ने किया है, इज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि यह अनुच्छेद क्या है? मूल अधिकारों का हृदय है। तो लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 मूल अधिकारों का हृदय है। कितना इंपॉर्टेंट है हृदय, हृदय के बिना तो कुछ नहीं है ना। यह अधिकार मूल अधिकारों का हृदय है के अनुसार अनुच्छेद 21 मूल अधिकारों का हृदय है। बस तो अधिकार हमें राज्य के विपरीत मिला है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, द रेमेडी ऑफ द विक्टिम फॉर इन द केस वुड बी अंडर आर्टिकल 226 और अंडर द जनरल लॉ। अब आपको पता है, अनुच्छेद 21 या कोई भी मूल अधिकार का हमारा उल्लंघन होता है तो हमारे पास कौन सा अनुच्छेद होता है जिससे हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत। अब जो मेन गोल है इसका वो क्या है? हम ये समझते हैं कि राइट टू लाइफ का मतलब है जस्ट अबाउट द राइट टू सर्वाइव। केवल इतना मतलब नहीं है कि बस आप सांस ले रहे हैं। द राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट राइट टू सर्वाइव, केवल जी रहे हैं यही जिंदगी नहीं है। जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। जिंदगी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए जिंदगी? हसीन होनी चाहिए। जिंदगी व्यापक होनी चाहिए। इट ऑल्सो इंटेल्स बीइंग एबल टू लिव अ कंप्लीट लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड मीनिंग, जहां पर आपका जीवन गरिमामय पूर्ण हो, उस जीवन का कोई अर्थ हो। बात समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सम्मान है, इनका अपना सम्मान है, इनका अपना सम्मान है। किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य हर व्यक्ति के साथ एक बराबरी से क्या करे? ट्रीट करे। और किसी व्यक्ति का जीवन, उसमें गुणवत्ता, गुणात्मक सुधार कब होगा? जब उसके इन इन अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। वो कौन से अधिकार हैं? या लिस्ट देखिए जरा, या लिस्ट देखिए। अनुच्छेद 21 में इतने सारे अधिकार आ गए हैं कि अब आपका दिमाग पूरा झंझना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 21 कितना भयंकर बन गया। मूल अनुच्छेद इतना छोटा सा है, लेकिन अधिकार देखिए। निजता का अधिकार, डायरेक्ट पूछेगा निजता का अधिकार कब? 2017 में पुट्टा स्वामी केस में निजता का अधिकार आपको मिल गया। विदेश जाने का अधिकार, अनुच्छेद। भाई जीवन में जो जो चीजें जरूरी है वो सब आप जीवन में है। अच्छा खासा पैसा है, विदेश जाना है, घूमना फिरना है, अनुच्छेद 21। हमारी पर्सनल लाइफ है, तुम हमारी मामले में इंटरफेयर मत करो। तुम हमारे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? निजता का अधिकार। शेल्टर बताया था अभी, आश्रय, रोटी कपड़ा मकान, आश्रय का अधिकार निजता का। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हम कोई इच्छा से किसी चीज को स्वीकार करे। हमारी हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना। हमारी इच्छा है ना, हमारा शरीर है, कोई हमें टच कर रहा, हमने बोला हट। हमारी बॉडी, हमारी लाइफ, सबका अपना अधिकार है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। हैंडकफिंग वो उन्हीं पे हथकड़ी पहनाते, हथकड़ी। कई बार है पुलिस पहले हथकड़ी पकड़ के ले जाती थी लोगों को, और पता लगा बाद में तो अपराधी नहीं साबित हुआ हो तो, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती तो हो गई। 4 लोगों के सामने हथकड़ी पकड़, तुम बाद में कोर्ट ने बोला कोई अपराध उपरीत कुछ नहीं है, झूठा ही मामला था, पर बेइज्जती तो हो गई ना, और इज्जत एक बार चली गई। तो तभी तो आपने देखो कई बार अदालत जब रिहा करती, बोलती है बाइज्जत कि तुम्हारी इज्जत हम तुम्हें वापस देते हैं, पर इज्जत तो चली गई एक बार। लोग तो नहीं मानते ना एकदम से। तो ये वाली बात है। तो हैंड कफिंग के विरुद्ध भी अधिकार है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटे। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ समझते हैं? जब कोई पुलिस की कस्टडी में मर जाता है अभी वो कौन से थे वो, तो योगी आदित्यनाथ सरकार के टाइम पे तो 2-3 लोग ऐसे ही मर गए। कौन कौन से थे वो? विकास दुबे के बाद तो और आ गए वो। सर इनका तो एनकाउंटर किया गया है ना सर, इनका तो एनकाउंटर किया गया ना सर। हाँ, जेल में थोड़ी ना मरे। हाँ, वो जेल में नहीं मरे, वो किस में मरे?
वो बाहर आए थे, वो बाहर आए थे वो। हालांकि उसके ऊपर भी ये कि ये फेक एनकाउंटर है, कि वास्तव में क्या था, गाड़ी भी पलटती है, कुछ भी होता है। पर कहने का मतलब है सरकार में प्रश्न तो उठा कि राज्य की ऐसी कैसी सुरक्षा है। भगवान जाने क्या था, हमें उसमें मतलब भी नहीं है कि क्या ही था वो। कुछ मामलों में तो चुप ही रहना चाहिए। पर फिर भी बात यह है कि अगर कोई पुलिस की कस्टडी में मर जाता है तो ये मामला एक बड़ा संगीन बन जाता है। क्योंकि देखिए, जीवन लेने का अधिकार पुलिस को भी नहीं है, वो केवल न्यायालय, और न्यायालय भी वो तब करेगा जब पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। वो आपने भी देखा। तो ये सारी कस्टोडियल, डिलेड एग्जीक्यूशन, डिलेड एग्जीक्यूशन मतलब आपका फांसी की डेट आ गई है, अब वो डेट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो इसमें यह भी है कि कोई चीज आगे लटकती जा रही, लटकती जा रही। बेचारे की फांसी आई कि इसको फांसी हो जाएगी 27 मई को, फिर आया 6 महीने रुक गई फांसी। फिर जब 6 महीने बाद डेट आई, फिर पता लगा मामला कहीं और पहुंच गया, फिर 2 साल रुक गई, फिर 3 साल। वो बेचारा रोज रात को मर रहा है कि मैं कब मरूंगा। उसको यही नहीं, उसकी तो रोज मौत हो रही है। क्योंकि भाई एक बार मौत हो गई वो अच्छा है, और रोज हे भगवान अब क्या होगा, अब होने वाली है, अब होने वाली है, फिर आया, अब रुक गई। अब कब तक रुकी कुछ नहीं, या तो बरी हो गया तो एक तरफ फ्री हो गया। तो ये जो डिले होता है ना, इससे भी इंसान झिक 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 करके जीना होता है। ये भी अपने आप में अनुच्छेद 21 में इसको भी कवर किया गया है कि ऐसा ना हो। डॉक्टर की असिस्टेंस, पब्लिक हैंगिंग, ये नहीं तो है किसी ने अपराध किया तो कई लोग तो गुस्से में बोल देते हैं इसने इतना बड़ा अपराध किया, इसको हमारे सामने सौंप दो। कहीं नहीं बोलती, भीड़ बोलती है इसको हम ठीक करेंगे, इसको है, इसको तो चौराहे पे लटका दो। कोई बलात्कारी होता है, कोई बड़ा, तो भीड़ उग्र गुस्से में बोलती है। बलात्कारी के जैसे मामले में, जैसे निर्भया के, तो भीड़ में महिलाओं ने क्या बोला, लाओ हमारे सामने इसको, तो ऐसा इसका भूत बना देंगे। लेकिन कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता। ये सब काम कैसे होगा, कानून के अनुसार। पब्लिक हैंगिंग भी नहीं हो सकती कि हाँ भाई एक मिसाल पेश करेंगे, इन्होंने अपराध किया, लो भाई इन्हें 30 घंटा घर पे लटकाया जाएगा ताकि पब्लिक देखे और उनके मन में एक भय पैदा हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो पब्लिक हैंगिंग से भी जो है बचने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो वो सब कहाँ होता है, जेल में ही होता है प्रॉपर। डॉक्टर की असिस्टेंस है, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार को और मोदी सरकार को डांट पड़ गई, वहां दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा, लोग पहुंच गए कोर्ट। बच्चे, हमारे बच्चे कैसे सांस ले, बच्चों का पढ़ने का अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ सांस नहीं ले पा रहे। अब भाई जीवन के अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट है सांस लेना, और सांस कैसी है, जहरीली हवा। अब जहरीली हवा से कैसे निकले, तो हमें जीवन के अधिकार, अब देखो जीवन का अधिकार में हवा लेनी, सांस लेनी जरूरी है, लेकिन अगर हवा में ही जहर घुला हुआ है तो वो तो एक अपराध है। तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ये भी हमारा एक मूल अधिकार है। किसमें आता है, अनुच्छेद, अभी नया आ गया इसमें, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार। एक बार किरण क्या हुआ, ये होता है, हाँ हाँ, एक बार क्या हुआ किरण, जो साड़ी की दुकान नहीं होती साड़ी की, तो कई जगह लड़के भी होते हैं साड़ी की दुकान में, लड़कियां भी होती हैं। वो अपने ऊपर पहन के दिखाते हैं कपड़े, जैसे आप साड़ी लेने जाएंगी, हमें ये वाली साड़ी लेनी है, वाली साड़ी लेनी है। ये लोग बेचारे 8-8, 6-6, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, और इनके मालिक क्या करते हैं, कई जगह देखने में आया, इन्हें बैठने नहीं देते। इन्हें लगे बैठेगा, अब कोई कस्टमर आता है, अब वो हम जैसे कस्टमर, आप जैसे कस्टमर, लोग करते भी क्या है, एक बार दो बार, एक बार दो बार, कितने ही बार लोग कितने ही कपड़े निकलवा देते हैं। ये पसंद नहीं आया भैया वो निकाल दो, वो पसंद नहीं आया भैया वो निकाल दो, वो पसंद नहीं आया भैया वो निकाल दो। और कई बार बेचारे ने 15, 20, 25 निकाल भी दिए तो भी पसंद नहीं आता। ऐसा होता है ना लोगों को। हालांकि वो कस्टमर की चॉइस है, वो लेना ले, पर वैसे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि, मेरा तो ऐसा मन होता है जब इतनी बार हम इतना परेशान हो ही गया हो बेचारा, फिर कुछ ले ही लो, फिर कुछ मतलब मैं अपने पर्सनल उसमें बता रहा हूँ। मैं एक तो मैं कभी दुकान में घुस जाऊं तो फिर मैं खाली हाथ नहीं आता, चाहे मुझे पसंद आया ना, फिर मैं लेता ही लेता हूँ। मुझे लगता है उसकी इतनी मेहनत कैसे लग गई, तो उसको थोड़ा सा उसका कुछ ये तो हो, खैर वो आप सबकी अपनी इच्छा होती है। तो वहां पे क्या है, इन लोगों को, इन महिलाओं को क्या हुआ, वो साड़ी पहन पहन के दिखाती है कस्टमर्स को, जो भी लेने आ रही महिलाएं, इनको वो नहीं अलाउ होगा, क्या, स्टूल या फिर चेयर, इनको अलाउ नहीं। मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भाई जब कुछ ऐसे कर्मचारी खड़े खड़े काम कर रहे हैं तो खड़े खड़े तो उनकी कमर में दर्द हो जाएगा, रात को उनको दर्द होगा, पीड़ा होगी, आगे चल के बीमारी भी बन सकती है। तो चेयर पे बैठने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार। तो आज देखो इसका कितना व्यापक दायरा है।
यानी कि जो लोग काम करते हैं ना खड़े खड़े बेचारे, और उनका मालिक और उन्हें ये बोले तुम बैठेगा नहीं, खड़ा ही रहेगा 8 घंटे 10 घंटे, किसी का दिमाग खराब, इतना घंटे खड़े रह जाएगा कोई, उसकी तबियत बिगड़ जाएगी, उसकी रीढ़ की हड्डी चरमरा जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, अब चेयर पे बैठने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के दायरे में। मैं बताना चाह रहा हूं कि अधिकार कितना व्यापक होता जा रहा है। इसके अलावा पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर तो हो गया, हर चाइल्ड के फुल डेवलपमेंट का अधिकार, आपको स्वास्थ्य का अधिकार, मेडिकल एड का अधिकार, आपको शिक्षा का अधिकार, आपको अंडर ट्रायल से बचने का अधिकार, सब अंडर ट्रायल होता है मुकदमे, ये सब अधिकार जो आपके पास आ रहे हैं, ये सब किससे आ रहे हैं किरण? अनुच्छेद 21 के तहत आ रहे हैं। तो लिखो अनुच्छेद 21 की फोटो ले लो और इसको लिख लोगे ना हिंदी में, और नहीं आएगा तो पूछ लेना। इसमें एक अधिकार और ऐड कर लेना, राइट टू प्रिवेसी तो लिखा हुआ है ना वहां, राइट टू हेल्थ भी लिखा हुआ है, फ्री लीगल एड भी है, निशुल्क कानूनी परामर्श और सूचना का अधिकार, वो भी नोट कर लेना। इसी में नोट कर लो, निशुल्क कानूनी परामर्श और सूचना का अधिकार ना। सर जन सूचना का अधिकार इसमें थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं, वो सर इसी में आएगा। 19 में भी आता है, लेकिन इसमें भी कवर किया गया है, 21 में भी कवर किया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन 2005 में है। दूसरा है निशुल्क कानूनी सलाह का अधिकार, नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट लिखो, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार, जलवायु सर परिवर्तन। एक मिनट फिर से बोल दीजिए, हम सोचे आप ऐसे ही बोल रहे हैं, हम लिखिए नहीं है। नहीं, मैं 3-4 ही बोल रहा हूं, बाकी तो फोटो ले लीजिए। मैं बोल रहा हूं सूचना का अधिकार, और क्या बोला बेटा मैंने? जलवायु। निशुल्क कानूनी सलाह का अधिकार, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार, स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ हवा एवं निजता का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी का फोन टैप नहीं किया जा सकता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टैपिंग होता है ना, ये नहीं होता कि हमने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर दी और अब हम इसको कोर्ट में घसीटेंगे, कोर्ट में ये कभी सबूत नहीं माना जाता। कहीं तुम सोचो किसी की बात रिकॉर्ड करके और कोर्ट में पहुंचा देंगे, इतना डांटेंगे ना कोर्ट, पहले तो तुमने उसका अधिकार को अब आपने देखा होगा, आप किसी की आवाज रिकॉर्ड करेंगे तो पहले उसको सुनाई देता है, कॉल इज ऑन रिकॉर्ड। पहले लोग ऐसे करते थे, किसी का झगड़ा उगड़ा होता था जान सर लेकिन ये बताइए फोन में सर, बताते थे। सर लेकिन जैसे कोई फोन पे आपको गाली दे रहा है या बहुत गलत तरीके से बात कर रहा है, जो मतलब आपके मान सम्मान के विरुद्ध है, तब भी हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्या? तुम कैसे बताएंगे इसने मेरे साथ बदतमीजी करी? देखो कानूनी रूप में तो ये अधिकार नहीं है आपके पास, अब ये तो न्यायालय ने बोल रखा है क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा था बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन आपके पास अब आप, ये डिपेंड करेगा, वैसे कोर्ट इसे साक्ष्य के रूप में नहीं लेती, साक्ष्य के रूप में गवाही किसी चीज की मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। सरकार को अधिकार है, वो भी आप देखेंगे, उसके लिए भी कानून है कि किसी व्यक्ति का फोन टैप हो सकता है। अब कोई पुलिस वाला इस तरह की बात कर रहा है तो फिर दूसरे तरीके हो सकते हैं उसको आपको प्रूव करने के, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है, अब वो इसके रिकॉर्डिंग वैसे अलाउ नहीं, किसी की रिकॉर्डिंग एज अ प्रूफ, रिकॉर्ड कर भी लो उसको एज अ प्रूफ नहीं लेती कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, देखो आज के समय तो क्या हो गया ना, रिकॉर्डिंग मानी जाती है कुछ, जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह एज अ प्रूफ माने जाते हैं। आज के समय क्या हो गया प्रियंका, अब जमाना आ गया एआई का, अब तो कोर्ट भी चकरा जाती है। अब ये हो सकता है, एआई का जमाना आ गया। डीप फेक एक टर्म पढ़ना, आप इंटरनेट में सर्च करना मेरी क्लास के बाद, डीप फेक। इसमें क्या हो सकता है, मेरी ही शक्ल का व्यक्ति मेरे ही जैसा, और ऐसा लगेगा आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं गाली दे रहा हूं एक के बाद एक, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ही दिखूंगा आपको, और आप इसको एज अ रिकॉर्ड करके कल कहीं पेश कर दें। तो अब आप देखो इसका कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। डीप फेक का आजकल ये हो गया, एआई इतनी भयंकर पहुंच गई, किसी का चेहरा, पहले इस्तेमाल कहां होता था, किसी का चेहरा वहरा काट के पोर्नोग्राफी में लगाया जाता था उसको बदनाम करने की।
पोर्नोग्राफी समझ रहे हैं, पॉर्न वीडियोस में हीरो हीरोइन के गर्दन काटे हुए वहां लगा रखे हो, वो मॉडल दूसरे हैं उनकी गर्दन काट के लगा दिया, ये तो अपराध है ही। लेकिन अब क्या इस्तेमाल हो रहा है बेटा, अब हो रहा है किसी का चेहरा, किसी की आवाज इस्तेमाल करके, आवाज उसने नहीं बोला, उसकी आवाज इस्तेमाल करके, और आप कुछ गलत पर्पस सॉल्व करा रहे हैं। मोदी जी ने कुछ आदेश दिया नहीं, ये मान लो आया है मीडिया में, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा नहीं कहा, चुनावों के बीच में मान लो किसी ने झूठी झूठी उनकी आवाज में कोई बात बोल दी, मान लो ऐसे ही बोल दिया हम आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, और लोगों पे तो इतना दिमाग, वो सरकार ने ऐसे बोल दिया और इस सरकार को तो वोट नहीं दे, चाहे सरकार ने नहीं बोला हो सकता है किसी की शरारत हो, पर कई बार क्या होता है आपको लगेगा यही आदमी बोल रहा और उसी की आवाज होगी और उसने बोला नहीं होता। ये है डीप फेक का कमाल। तो आज के टाइम पे तो बिना पुष्टि करे तो बिल्कुल, और पुष्टि करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है अब, ये चीज आपको समझनी है। इसीलिए अब धीरे धीरे कोर्ट भी समझ रही है हर एक चीज को एज अ रिकॉर्ड नहीं लिया जा सकता, हर एक चीज को हम अगर ऐसे तथ्य मानने लग गए तो कल के दिन किसी को दूसरे को फंसाने के बहुत अच्छे टूल्स हो सकते हैं, किसी को फंसाया जाता, भाई ज्यादातर मामलों में क्या है, कानून का इस्तेमाल दुरुपयोग भी बहुत होता है ना, तो फिर न्यायालय को अपने दिमाग बुद्धिमत्ता के आधार पर काम करना पड़ता है। देखने वाली बात है, कुछ मामले वो होते हैं जो परमिसेबल है, कुछ परमिसेबल नहीं है। पुलिस के सामने दिया गया आपका स्टेटमेंट भी कोर्ट में मान्य नहीं है, कोर्ट में अलग से आप जब स्टेटमेंट देते हैं वही मान्य, लेकिन डाइंग स्टेटमेंट मान्य होता है। जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है और मरते हुए वो कोई जवाब वो दे दे बयान, वो मान्य होता है न्यायालय में। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि मरते हुए कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, चाहे वो मरते हुए भी इतना ज्यादा चालाक आदमी हो कि मरते हुए भी झूठ बोल रहा हो, पर मरते मरते किसी को फंसाना चाह रहा हो, उसके प्राण निकल रहे हैं, पर उस टाइम वो जो बोल दे वो सच माना जाता है। भले हो सकता है वो झूठ हो, लेकिन कानून की नजर में वो सच माना जाता है। कुछ दिक्कतें हैं तो वो आप, ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में हम इसमें आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे इसको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसलिए किसी को गलत कुछ नहीं बोलना।